नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कंगना रनौत शिवसेना से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। अब से बस थोड़ी देर पहले कंगना ने हैशटैग कंगना वर्सेस उद्धव लिखकर इस युद्ध का सीधा ऐलान कर दिया। अब ये लड़ाई 4 फ्रंट पर लड़ी जाएगी। इसमें फुल पॉलिटिकल एंगल है, लीगल एंगल है, बॉलीवुड एंगल है और बुलडोजर का एक्शन भी। आज गुस्से में तमतमाई कंगना रनौत अपने दफ्तर आई और बाहर निकलकर हर हर महादेव का नारा लगा दिया। आज हमारे रिपोर्टर्स ने इस खबर की डिटेल में जानकारी हासिल की। कंगना आई, कंगना गई, ये बातें तो आपने देखी भी होंगी और सब बता रहे होंगे, लेकिन इससे आगे की बात हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी की टीम आज उस स्पॉट पर पहुंची जहां खड़े होकर कंगना ने तबाही का जायजा लिया। उनके दफ्तर में क्या टूटा, क्या बचा, इस रिपोर्ट में कंगना के घर की क्लियर पिक्चर है। एक दिन पहले कंगना के ऑफिस में बुलडोजर चला और एक दिन बाद कंगना खुद वहां पहुंच गए। करीब 15 मिनट तक कंगना ने अपने ऑफिस के चप्पे चप्पे का मुआयना किया, पूरी डिटेल इकट्ठा की, एक एक फ्रेम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। लेकिन कंगना ने देखा तो क्या देखा? कंगना ने किन किन चीजों को हाथ लगाया, किस चीज को जमीन से उठाकर ऊपर रखा, गुरुवार को कंगना का खून क्यों खौल रहा था? जेसीबी और कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की दबंगई वाली तस्वीर के साथ शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उखाड़ दिया कि हेडलाइन के साथ जो मैसेज दिया है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। शिवसेना एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीएमसी के तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि उसने पूरा मूड बना लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ कंगना भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब सीधी लड़ाई का मूड बना चुकी हैं। कंगना ने एक तरह से बीएमसी को चुनौती दे दी है कि अब जब तक बीएमसी उनके टूटे हुए आशियाने को जोड़ेगी नहीं तब तक कंगना भी बीएमसी को छोड़ेंगी नहीं। सवाल यह है कि बीएमसी की कार्रवाई से कंगना इतना आग बबूला क्यों हो रखी है? कंगना के ऑफिस में बुलडोजर कहां चला, किन बेशकीमती चीजों पर हथौड़े चले, कितनी पेंटिंग्स तोड़ दी गई, उन पेंटिंग्स की कीमत कितनी थी, सोफे के साथ क्या हुआ, कुर्सियों और टेबल का हश्र क्या हुआ, ऑफिस की दीवारें, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजों पर कितना खर्च हुआ था। बीएमसी को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि जब तक कंगना की लीगल टीम ने तोड़फोड़ पर स्टे लिया तब तक कंगना का 80% नुकसान हो चुका था। और जब अगला बुलडोजर कंगना के खार वाले घर के भीतर चलेगा तो क्या कंगना को 100% नुकसान होगा? इन सारे सवालों के जवाब पहले की और आज की तस्वीरों में छिपे हैं। इसके लिए आपको कंगना के ऑफिस और उनके घर के भीतर चलना होगा। आपको यह देखना होगा कि कंगना का ऑफिस पहले कैसा दिखता था और बीएमसी का हथौड़ा चलने के बाद कैसा दिखता है। टूटा तो आखिरकार क्या क्या टूटा? कंगना का कलेजा कैसे फटा? मुंबई पहुंचने के बाद अगले ही दिन वो अपने ऑफिस क्यों पहुंच गए? यहाँ पर देखिए ये पुलिस कांस्टेबल और ये देखिए ये एस्कॉर्ट की गाड़ी और ये कंगना की गाड़ी देखिए, ये देखिए मर्सिडीज है, ये देखिए उनके जो वाइस सिक्योरिटी गार्ड अंदर बैठे हैं सौरभ। और ये कंगना रनौत यहाँ से MH02 BM 0005 ये देखिए ये निकल रही है और कंगना रनौत जो है सौरभ वो अपने दफ्तर जा रही है। कंगना रनौत की गाड़ी ये आगे बढ़ती हुई जा रही है। आप यहाँ दृश्य में देख सकते हैं कंगना रनौत को लेकर। कंगना रनौत पहली बार अपने दफ्तर में पहुंची और यहाँ पर देखिए कंगना रनौत पहुंची। यहाँ से आप कंगना रनौत उतरेंगी और यहाँ से अपने कमरे में जाएंगी। ये तस्वीर देखिए, पहली बार जिस जगह को उन्होंने इतने मेहनत से खड़ा किया था आज जब तोड़ दिया गया तब कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची है और अब अपने घर में जाने वाली है, अपने दफ्तर में जाने वाली, उस मंदिर में जाने वाली है जिसे तोड़ दिया गया। ये दरवाजा खुला है। आप कंगना रनौत पहली झलक कंगना रनौत आप अपने जो है जा रही है अंदर। उन्होंने मीडिया को हाथ वेव किया और कंगना अपनी आंखों के सामने ऑफिस के भीतर हुई बर्बादी का मंजर देख रही थी। मलबे से गुजरते हुए टूटी हुई कुर्सियां, सोफे, फर्नीचर, सबका हाल देखकर कंगना का कलेजा फट रहा था। वो झुक कर टूटी हुई दीवारों को निहार रही थी। करीब 15 मिनट तक कंगना ने ऑफिस के हर कोने में जाकर बीएमसी के बुलडोजर के बाद हुई तबाही का पूरा एनालिसिस किया।
देखिए कंगना निकलने वाली, मैं आपको बताते हुए आगे आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कंगना देखिए यहाँ से ये निकल रही है, 2 मंजिला है। कंगना जो है आपने इस दफ्तर को देखकर देखिए अब यहाँ से निकली, अपने कार में बैठ गई है कंगना रनौत। कंगना अपने ऑफिस के जिन कोनों में खड़े होकर एक एक नुकसान का जायजा ले रही थी, ठीक उन्हीं स्पॉट से हमने भी हर तस्वीर को डिकोड किया है। हमने क्या देखा वो देखने से पहले ये देखिए कि कंगना के ऑफिस की पुरानी और नई तस्वीरों में क्या फर्क है। बाईं तरफ दिख रही तस्वीर तब की है जब कंगना की ऑफिस यानी मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या का ऐलान हुआ था। कंगना इसे अपने लिए राम मंदिर जैसा मानती हैं, लेकिन आज कंगना के मंदिर के बगल में बना दरवाजा टूटा हुआ दिख रहा है। दोनों ही तस्वीरों में मूर्ति को कोई नुकसान नहीं दिख रहा, लेकिन मूर्ति के दाईं तरफ देखने पर तस्वीर शीशे की तरह साफ नजर आती है। कंगना ने पाली हिल स्थित बंगला नंबर 5 को पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट करके अपना ऑफिस बनाया, वो भी यूरोपियन स्टाइल की फील के साथ। कंगना ने ये 3 मंजिला इमारत कुछ साल पहले खरीदी थी। बिल्डिंग की हर खिड़की से हरियाली देखी जा सकती है। साथ ही इसे कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी और हवा आती रहे। लेकिन जब बीएमसी का बुलडोजर चला तो उसने हरियाली को भी अपने पहियों से रौंद दिया। ये इन 2 तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पुरानी तस्वीर में सब कुछ इंटैक्ट है, कुर्सियां, गमले और हरियाली सब कुछ है, लेकिन तोड़ फोड़ के बाद का आलम आप दाईं तरफ की तस्वीर में देख सकते हैं। सब कुछ तहस नहस हो रखा है। इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने इसका भी ऑन द स्पॉट जायजा लिया। आज कंगना इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए इसी जगह पर आई और कंगना ने यहाँ पर जो है मुआयना किया। अंदर जाकर पहली मंजिल पर गई, ग्राउंड फ्लोर पर गई और दूसरी मंजिल पर गई। उन्होंने वीडियो भी बनाए हैं और वीडियो बनाने के बाद कंगना रनावत जो है वो यहाँ से चली गई हैं। फ्रंट पेज सामना में छपा के उखाड़ दिया। अब उखाड़ दिया यानी कंगना रनावत का ये पूरा घर उखाड़ दिया, कंगना रनावत का ये पूरा छज्जा उखाड़ दिया और ये सारे बुलडोजर और जेसीबी मशीन लगाकर ऊपर के जो जितने भी फोर सीलिंग है, अंदर का किचन है, सामने का गार्डन है, केले के पेड़ हैं, यहाँ पर फूलों के पेड़ हैं, ये तमाम चीजें भी क्या इलीगल थी? इन चीजों को भी क्या बीएमसी इलीगल मानती है? अंदर बड़ी बड़ी जो पेंटिंग थी, लाखों रुपए की फर्नीचर थे, वो सारी चीजें उखाड़ दिया। तो ये एक सीना जोरी वाला मामला है कि हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं, आप हमसे कैसे धमक ले सकते हो? और यही वजह है कि कंगना रनावत यहाँ पर आई, पहले अपनी बहन को भेजा और आज खुद शाम को यहाँ पर आई हैं और पूरे अपने ऑफिस के तोड़फोड़ का पूरा मुआयना किया है और मुआयना करने के बाद कंगना रनावत ने इसका वीडियो बनाया है और यहाँ से गई हैं। पुरानी तस्वीर में बालकनी की खूबसूरती देखते बनती थी, लेकिन नई तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। कंगना ने मोटी रकम खर्च करके दीवारों को जिन शीशों से सजाया था, वो शीशे पहले चमकते थे, लेकिन बीएमसी का गुस्सा उन शीशों पर भी उतरा और अब वो टूट चुके हैं। कंगना के ऑफिस की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन उसके डेकोरेशन के लिए कंगना ने मोटी रकम खर्च की है। महंगे फर्नीचर्स लगाए, कुर्सियां और टेबल खरीदी, सोफे लगाए। मगर जब कार्रवाई के लिए बीएमसी पहुंची तो उसे इतनी महंगी चीजों पर भी कोई तरस नहीं आया। मसलन पुरानी तस्वीर में डेकोरेशन देखिए और नई तस्वीर में डेमोलेशन देखिए। कि यहाँ पर अभी भी जो अंदर का दृश्य है, मैं कैमरामैन विमल को कहूँगा एक बार अंदर का दृश्य दिखाएं। अंदर जो है पूरा तोड़ फोड़ हुआ है, फर्नीचर जो है वो पूरे तोड़े गए हैं। तो बीएमसी के नॉर्म्स में ये चीज़ें नहीं थी कि इसे तोड़ा जाए, लेकिन बीएमसी ने इन फर्नीचर और इन पूरे फोर सीलिंग्स और बाकी सामान को तोड़ा है, जो कि बीएमसी के खिलाफ इसी मामले में कंगना हाईकोर्ट गई हैं। नई और पुरानी तस्वीरों की तुलना आप अलग अलग फ्रेम को देखकर कर सकते हैं। ना किचन छोड़ा, ना टॉयलेट छोड़ा, ना पेंट्री छोड़ी, ना डिजाइन छोड़े, ना डेस्कटॉप टेबल छोड़े, सब उजाड़ कर रख दिया। हमने बिल्कुल उसी जगह से बर्बादी के एक एक फ्रेम को कैप्चर किया। हम कंगना रनावत के उस प्रॉपर्टी के अंदर हैं जिसे बीएमसी ने यहाँ पर आकर तोड़ा था और ये पूरा फर्नीचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा फर्नीचर जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया है और यहाँ पर नीचे भी पूरा फर्नीचर तोड़ा गया है और अंदर का पूरा जो किचन का एरिया है उसे तोड़ा गया है। पूरा का पूरा जो अंदर का जो दफ्तर है, अंदर का ऑफिस है, पंखे का इलाका है, ये पूरा दफ्तर अंदर तोड़ा गया था। और जो दीवार है वो भी आप देख सकते हैं कि दीवार का एरिया भी अंदर का तोड़ा गया था और पूरा जो किचन है वो एरिया तोड़ा गया था। और तोड़ने के बाद आज यहाँ पर कंगना आई और कंगना यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पूरा वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो यहाँ से गई हैं। अब जो पूरी
पूरा जो पूरा मामला है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में है और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जो मामला है उसको लेकर कंगना अब अंदर कोर्ट के जो है वो लड़ाई लड़ रही हैं। बीएमसी का दावा है कि उसने सिर्फ गलत तरह से बनाए गए रेनोवेशन को तोड़ा है, जबकि कंगना कई ट्वीट्स में दावा कर चुकी हैं कि उनके घर पर कुछ भी गलत तरीके से नहीं बना था। लगे हाथों कंगना ने यह भी कह दिया कि ऑफिस का इंटीरियर भी तोड़ा गया। अभी आपने जो तस्वीर देखी उससे इन बातों की पुष्टि होती है। जो कंगना के वकील की तरफ से बात कही जा रही है कि भरपाई करवाई जाएगी। कंगना की जो लीगल टीम है उन्होंने कहा है कि जो जितनी भी तोड़फोड़ बीएमसी द्वारा की गई है सारी भरपाई है अब बीएमसी को करनी पड़ेगी। तो आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रही हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या सारे इंटीरियर हैं वो तोड़े गए हैं जो भरपाई के तौर पर देने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि रंगोली जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया जो कंगना को दिखाया। उसके बाद कंगना की लीगल टीम ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो सारी चीज़ें तोड़ी गई हैं वो पर्सनल है, वो किसी तरह के डिमोलिशिंग का हिस्सा नहीं थी। अब ये जो सारी भी इंटीरियर्स तोड़े गए हैं उनकी सारी भरपाई बीएमसी को करनी पड़ेगी। तस्वीरें के जरिए आपको मैं दिखा रही हूँ टेबल, कुर्सी, पेंटिंग, जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं, खिड़की, दरवाजे और जो ये आपको बता दूं कि ये जो पेंटिंग्स और टेबल वगैरह आप देख रहे हैं इनकी कीमत मार्केट में लाखों की बताई जाती है, क्योंकि कंगना रनावत को एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का काफ़ी शौक है और उन्होंने अपने मणिकर्णिका फिल्म्स में इन सारी चीज़ों का समावेश किया था, इन सारी चीज़ों को सजाया था खूबसूरती से, क्योंकि इस फिल्म्स को वो अपने इस ऑफिस को अपने मंदिर की तरह मानती हैं। लेकिन बीएमसी द्वारा जो कार्रवाई हुई है उसके बाद उनकी कई सारी पर्सनल चीज़ों की भी तोड़फोड़ हुई है। ये पूरा विवाद कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग से शुरू हुई। कंगना ने मुंबई को पीओके कह दिया तो संजय राउत ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद पहले शोर शराबा हुआ और फिर बीएमसी का एक्शन हो गया और जब इसे सीधे सीधे बदले की कार्रवाई कहा जाने लगा तो संजय राउत ने कैमरे पर आकर यह कह दिया कि शिवसेना का इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए, हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। बीएमसी की तोड़फोड़ के खिलाफ वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, जहां गुरुवार को सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने 22 सितंबर की अगली डेडलाइन दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 22 सितंबर तक ना ऑफिस में कुछ तोड़ा जाएगा और ना ही जोड़ा जाएगा। यानी फिलहाल इस मामले में ना किसी की जीत हुई है और ना किसी की हार। लेकिन कंगना के तेवर देखकर लग रहा है कि वो इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तोड़फोड़ की वजह से कंगना रनौत को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब वो बीएमसी के अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने का मूड बना रही हैं। कंगना ने ये अनाउंस किया कि अब जो है वो सीधा बीएमसी से लड़ेंगी और बीएमसी से इसका भुगतान हर्जाना लेंगी जितना भी नुकसान उनका हुआ है। भुगतान चाहती है कंगना रनौत। टेंशन के माहौल के बीच बीएमसी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो खार में मौजूद कंगना के घर पर भी धावा बोलेगी। बीएमसी का दावा है कि कंगना ने अपने फ्लैट में 8 जगहों पर गलत तरीके से बदलाव किए। पहले तो कंगना रनौत ने सिटी सिविल कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया था, लेकिन ताजा विवाद के बाद अब बीएमसी ने कैविएट फाइल की है और कहा है कि स्टे ऑर्डर को रद्द किया जाए ताकि वो कंगना के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सके। ये तो ऑफिस की बात है, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े, ये जो घर नजर आ रहा है, इस घर के बारे में बताइए कि इस घर पर भी अब हथौड़ा चल सकता है? जी जी, बीएमसी की पूरी तरह तैयारी है कंगना को हर तरफ से हराने की, हर तरफ से उनको तोड़ने की। तो अब बुलडोजर लेकर वो यहाँ पर तैयार है कि कैसे भी मौका मिले, कोई भी एक पॉइंट मिले, वो कंगना का ये जो 5th फ्लोर पे घर है उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करें। देखिए, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, 5वीं मंजिल पर, इस इमारत में 5वीं मंजिल पर जो है 3 फ्लैट्स है। इन 3 फ्लैट्स को जो कंगना रनौत ने खरीदा था, इन तीनों फ्लैट्स को मिलाकर एक घर बनाया गया था। इस घर में जो है बीएमसी का आरोप है, जो कॉमन लॉबी एरिया है उसे एक्वायर कर लिया गया, उसको प्लानिंग नहीं की थी। साथ ही में और क्या क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। जी बिल्कुल, बीएमसी ने एक लंबी लिस्ट तैयार करी है। इस फ्लैट में जो इर्रेगुलरिटीज कंगना रनौत की तरफ से की गई हैं उसकी एक लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट के ऊपर भी बीएमसी को एक स्टे ऑर्डर मिला हुआ है हाईकोर्ट से कि 30 सितंबर तक होगी। पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से 30 सितंबर तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती और आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आप 22 सितंबर तक कोई भी तोड़ने या बनाने की कार्रवाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी भी चालू है। बीएमसी चाल दर चाल चल रही है और कंगना खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि जिस बीएमसी का बुलडोजर उनके ऑफिस पर चला, अब वही बीएमसी उनके ऑफिस के टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर पहले जैसा बनाए। यानी आने वाले वक्त में अभी और एक्शन होना बाकी है।
सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव गवाही आपके सामने आने जा रही है। आज रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती अपनी बहन का एक एक राज खोलेगा। आज शौविक चक्रवर्ती का लिखित और मौखिक स्टेटमेंट पहली बार आप देखने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती के गुनाह और उस गुनाह में खुद अपने रोल के बारे में शौविक चक्रवर्ती बताएगा। शौविक ने जो कहा, शौविक ने जो बताया, वो वाकई चौंकाने वाला है। शौविक को आप सुनेंगे तो समझेंगे कि रिया ने अपनी सफाई में जो कुछ भी कहा था उसमें कितना झूठ है, कितना सच है। आज आपको शौविक के कबूलनामे की एक एक लाइन को बहुत गौर से सुनना चाहिए। शौविक का कबूलनामा रिया के खिलाफ सुशांत को ड्रग ट्रैप में फंसाने की सबसे बड़ी गवाही है। आज पहली बार आप रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जुबानी ड्रग्स की पूरी कहानी सुनेंगे। आज पहली बार आप रिया के भाई शौविक की जुबानी सुशांत और रिया के रिलेशन की कहानी सुनेंगे। मेरी बहन रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ अप्रैल 2019 से रिलेशनशिप में थी और वो दिसंबर 2019 से जून 2020 तक साथ में थी। मैं भी सुशांत के साथ अच्छे रिश्तों में आ गया। सुशांत ने मुझे कई बार अपने घर पर बुलाया। एक कर्टेसी दिखाते हुए मैं सुशांत के घर पहली बार अप्रैल 2019 में गया। मैं ये जरूर कहूंगा कि एक व्यक्ति के रूप में सुशांत बहुत मिलनसार और बहुत स्वागत करने वाला इंसान था, इसलिए मैंने सुशांत के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने सुशांत से मिलने जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो बर्ड्स और वीड्स ले रहा है और बाद में उसके दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी और बुद्धा और सैमुअल हॉकिप ने भी इसकी पुष्टि की। मैं कहता हूं कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैनिक्योर, मैरिजुआना और हशीश का इंतजाम किया। भले ही मैंने सुशांत के लिए कई बार ड्रग्स का इंतजाम किया। मुझे हाल ही की कुछ बातें याद हैं जब मैंने अपने दोस्तों के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था की। आपने सुना, सुशांत सिंह से पहली बार रिया के भाई शौविक की मुलाकात 2019 में हुई थी और तभी से ड्रग्स का खेल शुरू हो गया। ड्रग्स के काले खेल के बारे में उन सभी को पता था जो आज सुशांत केस में प्राइम सस्पेक्ट है। मैं खुलासा करता हूं कि 16/3/2020 को मैंने बांद्रा के अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई एक तीखी बातचीत के संदर्भ में अपनी बहन रिया चक्रवर्ती से बात की और उन्हें मैरिजुआना और हैश की जरूरत के बारे में बताया। सुशांत सिंह राजपूत से व्हाट्सएप चैट के जरिए मेरी बहन ने मुझे बताया कि सुशांत दिन में कम से कम 4 से 5 बार ड्रग्स ले रहा है, कि मैं 5 ग्राम बड का इंतजाम करूंगा। फिर मैंने बड के लिए अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और रिया सैमुअल को बड के रेट बताए, क्योंकि तब सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर का मैनेजर था। उन्होंने सुशांत के घर में हुई हर चीज को संभाला। फिर मैंने सैमुअल का नंबर को अब्दुल बासित परिहार को दिया। मैं कह सकता हूं कि बासित ने एक अन्य दोस्त जैद के साथ सैमुअल का नंबर दिया और जैद ने उस ड्रग्स को 17/3/2020 को बांद्रा इलाके में कॉर्नर के आसपास ईंट के पास शाम 5 बजे भेज दिया। शौविक ने कबूल किया है कि लॉकडाउन के दौरान भी ड्रग्स की सप्लाई और डिलीवरी चल रही थी। मुझे याद है कि 15/4/2020 को सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स भेजने के लिए कहा और इसके बाद मुझे याद है कि दीपेश सावंत ने भी मुझसे संपर्क किया। मैंने अपनी बहन रिया के साथ भी इस ड्रग्स के बारे में बात की। ड्रग्स के लिए मैंने फिर से बासित से संपर्क किया और क्यूरेटेड मैरिजुआना की रिक्वेस्ट की, लेकिन बासित ने मुझे बताया कि वो अपने दोस्त के जरिए हैश दिला सकता है क्योंकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो रहा था और माल कम आ रहा था। मेरी रिक्वेस्ट पर बासित ने कैजान नाम के किसी व्यक्ति के जरिए दीपेश तक ड्रग्स पहुंचवाए। बाद में ये सब बासित ने मुझे बताया। 15/3/2020 और 17/3/2020 के बीच सुशांत सिंह राजपूत ने मुझसे कुछ लोगों से जोड़ने की रिक्वेस्ट की जो उनके लिए बड का इंतजाम कर सकें। इसके बाद मैंने 16/3/2020 को चैट की, फिर रिया से बात की और पता चला कि सुशांत एक दिन में 4 मैरिजुआना पीता है। मैंने तुरंत अपने दोस्त अब्दुल बासित को फोन किया जिसने एक बड सप्लायर के संपर्क में आने के बाद मुझे बताया कि बड के 1 ग्राम की कीमत 2000 और बड के 5 ग्राम के साथ 20 ज्वाइंट बन सकता है। तब रिया ने मुझे बड का पेमेंट करने को कहा और सैमुअल मिरांडा को हैश खरीदने की बात की। सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था और उसने अपने घर पर सभी मामलों को संभाला। उसने सुशांत सिंह राजपूत के डेली फाइनेंस को भी संभाला और सैमुअल ही वो इंसान था जो सुशांत की खरीदी ड्रग्स का पेमेंट करता था। शौविक ने कबूल किया है कि रिया के कार्ड से ड्रग्स का पेमेंट किया गया था।
17/3/2020 को मैंने पूछताछ की कि वीट के कितने बैग हैं, क्योंकि सुशांत ने मुझे बड खरीदने से पहले उसकी क्वांटिटी पता लगाने की रिक्वेस्ट की थी। तब सैमुअल ने कहा कि मुझे पहले से ही 2 पैकेट मिल चुके हैं। फिर मैंने कहा कि मैं आपको बड देने वाले का नंबर दूंगा और ये भी कहा कि रिया के कार्ड से पैसा दिया जाएगा। इसके बाद 17/3/2020 से 23/3/2020 के बीच सुशांत ने स्टॉक के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला था, मैंने सैमुअल से इस बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि 1.5 बैग हैं। रिया के भाई शौविक का कबूलनामा बहुत अहम है। यह कबूलनामा बताता है कि सुशांत को ड्रग्स दी जा रही थी। सुशांत को ड्रग्स देने पर रिया के भाई का यह बयान बहुत गौर से सुनिए। 15/4/2020 और 17/4/2020 के बीच सुशांत ने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि बड और मैरिजुआना का स्टॉक खत्म होने वाला है और मुझे सैमुअल मिरांडा ने इस बारे में बताया। जब सैमुअल मिरांडा ने शुरू में मुझसे सुशांत के लिए मैरिजुआना या बड अरेंज करने का अनुरोध किया तो मैंने कहा कि मेरे पास बड और मैरिजुआना अरेंज करने के लिए ज्यादा संपर्क नहीं है। लेकिन 17/4/2020 को फिर से सैमुअल ने मुझसे व्हाट्सएप चैट पर बात की और मैसेज दिया कि करमजीत केजे, जो उसका पुराना सप्लायर है, उसके पास ड्रग्स खत्म हो चुकी है। तब सैमुअल ने मुझे रिया से बात करने के लिए कहा। मैंने रिया को बुलाया और जैसा कि सुशांत और रिया उस समय साथ थे तो उसने कहा कि सुशांत के लिए कुछ भी काम करेगा। फिर मैंने बड या मैरिजुआना के बारे में बासित से बात की, लेकिन उसने जवाब दिया कि सिर्फ हैश है। उसने मुझे कीमत के बारे में भी बताया, यानी 6500 प्रति तोला। मैंने सैमुअल को इसके रेट बता दिए और उसने रिया के साथ बात करने के बाद ड्रग्स की कीमत को बांटने का सुझाव दिया। मैं बताना चाहूंगा कि दीपेश सावंत ने बासित के दोस्त के लिए हैश की डिलीवरी की। फिलहाल शौविक जेल में है, शौविक की बहन जेल में है और शौविक के ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल ज्यादातर लोग जेल में हैं। शुक्रवार को रिया एंड कंपनी की बेल पर ऑर्डर आने वाला है, लेकिन आज बेल क्यों नहीं मिली, इसे आप शौविक के कबूलनामे से समझ सकते हैं। अभी आपने शौविक चक्रवर्ती पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। अब मैं आपको रिया चक्रवर्ती पर एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। भाईखला जेल के टॉप ऑफिसर्स से हमारे रिपोर्टर राजीव सिंह को चौंकाने वाली डिटेल्स के बारे में पता चला। मैं आपके साथ थोड़ी देर में एक डिटेल शेयर करूंगा। उससे पहले रिया के माइंड गेम्स पर बात करते हैं। जेल से बेल पर बाहर आने के लिए रिया तरह तरह के कानूनी तिकड़म बढ़ा रही हैं। आज रिया के वकील की तरफ से सबसे बड़ी बात कही गई, ऐसी चाल चली गई जिसने सुशांत केस की जांच कर रही 3 एजेंसियों को डरा दिया। रिया अपनी चाल में कामयाब हो गई तो समझिए सुशांत सिंह केस से जुड़ा एक सच कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। आखिर रिया ने ऐसा क्या किया कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी भी सोच में पड़ गए? देखिए इस खास रिपोर्ट में। जेल में रिया का नया खेल। पूरी रात जेल में रिया का दिमाग चलता रहा। रिया बैरक में इधर से उधर घूमती रही। रिया एकदम बेचैन थी, न ज्यादा कुछ खाया न ज्यादा बोला, क्योंकि रिया को पूरी उम्मीद थी कि गुरुवार को जेल से बाहर निकल आएगी, अदालत से बेल मिल जाएगी। लेकिन रिया को बेल नहीं मिली। एनसीबी के वकीलों ने रिया की बेल अर्जी को खारिज कराने के लिए कोर्ट में अहम सबूत रखा। जांच एजेंसियों को डर है कि रिया जेल से बाहर निकली तो ड्रग्स के इन्वेस्टिगेशन डीरेल हो जाएगी, क्योंकि रिया के मोबाइल से बहुत बड़ा सुराग मिला है। रिया के टैबलेट से बहुत बड़ी लीड मिली है। रिया एंड कंपनी अपने जुर्मों के सबूतों को मिटा देंगे। आप सोचेंगे कि आखिर रिया ने ऐसा क्या किया है कि 3 एजेंसियों को डरा दिया। आज ये सच आपको पता चलेगा। रिया के मोबाइल में बॉलीवुड के 25 नाम। रिया ने बोला 25 सितारों का राज खोला। रिया के टैबलेट में डी गैंग के कितने राज। सीक्रेट फोटो का लॉक हो गया अनलॉक। रिया जेल के अंदर, गुनाह के सबूत हैं बाहर। इंट्रोगेशन के दौरान रिया चक्रवर्ती ने अपना जुर्म कबूला तो रिया के घर छापेमारी में मिले मोबाइल और टैबलेट में ड्रग्स सिंडिकेट का एक सच मौजूद है। रिया की करतूतों पर लगे लॉक को अनलॉक करने की चाबी जांच एजेंसियों के हाथ लग गई है। रिया चक्रवर्ती के टैबलेट में 2 दर्जन से ज्यादा बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं जो ड्रग्स के इस कनेक्शन के कारोबार में रिया चक्रवर्ती के साथ संपर्क में थे। साथ ही साथ कई ऐसे पैडलर्स के भी फोटोज और वीडियो मिले हैं जिनकी जांच अब एनसीबी कर रही है और सभी लोग जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं, लेकिन इन नामों का खुलासा नहीं किया गया है।
एनसीबी बारीकी से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर ये पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कैसे किया जाता था। रिया चक्रवर्ती सच में इस पूरे ड्रग्स रैकेट की सिंडिकेट में मुख्य भूमिका में थी, या फिर रिया का भी कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में है जो ड्रग्स के इस काले कारोबार को रिया चक्रवर्ती के नाम पर चला रहा था। इन्वेस्टिगेशन के 3 डायरेक्शन में रिया के रोल को देश की 3 बड़ी एजेंसियां एक साथ खंगाल रही हैं। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। एक एक एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है और कलेक्ट हो चुके एविडेंस को एनालिसिस करके रिया की क्राइम फाइल में पॉइंट टू पॉइंट दर्ज किया जा रहा है। जब तक रिया जेल के बाहर थी, एक के बाद एक चाल चल रही थी, और अब जेल के अंदर है तो रिया के वकील कानूनी दांवपेच का खेल खेल रहे हैं। रिया के दिमाग में क्या चल रहा है, यह समझने के लिए रिया के वकील की तरफ से पेश की गई दलीलों को आप पहले बहुत गौर से सुनिए। दांव नंबर 1, केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया। दांव नंबर 2, जबरन ड्रग्स लेने की बात कबुलवाई गई। दांव नंबर 3, पूछताछ के वक्त लेडी अफसर नहीं थी। दांव नंबर 4, बहुत छोटी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ। दांव नंबर 5, मैसेज सुशांत के डिक्टेशन पर लिखा। दांव नंबर 6, सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाया था। दांव नंबर 7, जुडिशियल कस्टडी का बेस गैर कानूनी है। रिया एंड मंडली सलाखों के पीछे है, लेकिन इसी मंडली में ड्रग्स सिंडिकेट की पूरी कुंडली खुलेगी। क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी रिया? क्या ड्रग्स और दवाइयों के कॉकटेल की वजह से हुई सुशांत की मौत? सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन करीब करीब पूरी हो चुकी है। एनसीबी के टॉप सोर्सेज से मुझे पता चला है कि बहुत जल्द मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी होने वाली है और इस सिंडिकेट में शामिल कई बड़ी मछलियों के गिरेबान तक एनसीबी के हाथ पहुंचने वाले हैं। रिया एंड मंडली से पूछताछ पूरी हो चुकी है और एक सीक्रेट ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। अब समझिए, रिया का बचना असंभव है। रिया के मोबाइल और टैब में ड्रग्स कंपनी का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है, यानी ड्रग्स के सप्लायर से लेकर कंज्यूमर तक सब कुछ जांच एजेंसियों को पता चल चुका है। इसे समझने से पहले आप रिया की ड्रग्स मंडली की डिटेल समझिए। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर, शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर, सैमुअल मिरांडा ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर, दीपेश सावंत ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर, बासित परिहार ड्रग पैडलर, जैद विलात्रा ड्रग पैडलर। ड्रग्स वाली कंपनी में शामिल इन लोगों की कुंडली खुल चुकी है, लेकिन अब सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी मछलियों के नाम और चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। रिया चक्रवर्ती के टैबलेट से एनसीबी को बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का पता चल चुका है। बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई चेन पर बड़ा खुलासा चल। रिया से मिले 25 बॉलीवुड सितारों के अहम नाम। रिया के मोबाइल से मिली ड्रग्स पार्टी की तस्वीरें। कई बड़े सितारों को बहुत जल्द समन भेजेगी एनसीबी। ड्रग्स के खेल में रिया का बहुत बड़ा रोल मिला है। रिया चक्रवर्ती का जुडिशियल कस्टडी में रहना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती अगर जेल से बाहर आती हैं तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। एनसीबी ने इसीलिए रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी का विरोध किया। रिया चक्रवर्ती के पास जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उनके घर में रेड के दौरान मिले थे, उन सबूतों को अभी फॉरेंसिक टीम ने पूरी तरह से खंगाला नहीं है, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये बात पता चले हैं कि उसमें कई ऐसे फोटोज और वीडियो मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड से उनके संपर्क को दिखाते हैं। इस वक्त भाईखला जेल में रात का खाना हो चुका होगा। रात के खाने में आमतौर पर कैदियों को दाल, रोटी और सब्जी दी जाती है। रात को 8 बजे कैदियों को अपने बैरक में चले जाना होता है। रिया चक्रवर्ती की भाईखला जेल में यह दूसरी रात है। रिया भी इस वक्त अपने बैरक में बैठी होंगी। रिया चक्रवर्ती को कितने दिन इस बैरक में बिताने पड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। उन्हें फिलहाल आम कैदियों के साथ बैरक में नहीं रखा गया, लेकिन अगर उन्हें 14 दिन की जेल हो गई तो फिर उन्हें 40 कैदियों वाले बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रिया इस वक्त अपने बैरक में बैठकर कल के बारे में सोच रही होंगी कि क्या कल उन्हें जमानत मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिन तक जेल की रोटी खानी पड़ेगी।
के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को शाम 7 से 8 बजे के दरमियान खाना परोसा गया। खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी था, लेकिन रिया चक्रवर्ती खाने के मूड में बिल्कुल ही नहीं थी। किसी तरह उन्होंने घंटों तक परोसा हुआ खाना वहीं पड़े होने के बाद आधा खाना खाया और आधा खाना राजेश वही छोड़ दिया। बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र में जेल मैनुअल एक जैसा ही, इसलिए शौविक चक्रवर्ती जब तलोजा जेल गए तो उन्हें भी देर शाम खाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने खाना खाया क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी। वो एनसीबी की कस्टडी में पिछले कई रोज से थे, इसलिए उन्हें कमोबेश आदत हो गई थी कि किस तरीके से घर से दूर पुलिस के या फिर जेल के अंदर खाना मिलेगा तो खाना खाना। लेकिन एक बात जरूर थी, उन्हें अपनी बहन की याद सता रही थी। शौविक को अब जेल की रोटी खाने की आदत होने लगी है, लेकिन बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीने वाली रिया के लिए जेल का खाना किसी सजा से कम नहीं है। रिया को समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसको 14 दिन तक ऐसे ही जेल में रहना पड़ा तो वो खाना कैसे खाएगी, कैसे वो बैरक में रहेगी। रिया को जिस क्वारंटीन बैरक में रखा गया है वो 10 बाय 15 का होता है। 10 बाय 15 का मतलब लगभग इतना ही। रिया चक्रवर्ती जिस क्वारंटीन बैरक में है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या कुछ होता है, ये आपको हम बताते हैं। हवा के लिए एक सीलिंग फैन लगा होता है, इसके अलावा एक अटैच बाथरूम होता है, पानी पीने के लिए एक मटका इस बैरक के अंदर होगा। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, एक हीरोइन है, जाहिर है वो एक आरामदेह जिंदगी की आदी होंगी, लेकिन इस क्वारंटीन बैरक के अंदर रात को सोने के लिए रिया चक्रवर्ती को केवल एक चादर, एक चटाई और एक बिछौना मिलेगा। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में बंद हैं, तो उनका भाई शौविक चक्रवर्ती तलोजा जेल में है। पिछले कुछ सालों से कमोबेश हर शाम ड्रग्स में डूबे रहने वाले शौविक चक्रवर्ती, मोबाइल पर चिपके रहने वाले शौविक चक्रवर्ती ने तलोजा जेल के अंदर बुधवार की रात अपने सेल के बाहर खड़े गार्ड से किताब की मांग की। गार्ड ने साफ कह दिया कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक उन्हें किताब नहीं मिल सकती। शौविक बड़े मायूस हो गए, मायूस होकर अपने बेड पर जाके जो बिस्तर जेल में उन्हें मुहैया कराया गया था उस पर जाके बैठ गए। बिल्कुल रिया चक्रवर्ती भी पूरी तरह से रात भर तनाव में थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बैरक में चहलकदमी करती रही रात लगभग 12 बजे तक, यहाँ तक कि दीवार के पास जाकर सट कर कभी इस कोने में कभी उस कोने में बैठी रही, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर के बाद उन्होंने बिस्तर लगाया, उसके बाद में रात लगभग 2:30 से 3 बजे के दरमियान वो सो गई। जिस हीरोइन को लाइट, कैमरा, ग्लैमर की आदत हो उसको काल कोठरी का अंधेरा चुभेगा ही। आलीशान गद्दों पर सोने वाली रिया को इतनी जल्दी जेल में नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे उनके कर्म हैं, उनको अब जेल की आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तो एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, अभी सीबीआई बाकी है। रिया चक्रवर्ती जब से भायखला जेल पहुंची हैं, वहां की महिला कैदियों में उन्हें लेकर जबरदस्त चर्चा है। हर कोई रिया को देखना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। आखिर ऐसा कब होता है जब किसी बॉलीवुड हीरोइन को जेल में आना पड़े। इस वक्त भायखला जेल में कुल 250 महिला कैदी हैं। रिया के लिए अच्छी बात हालांकि यह है कि उन्हें जेल के कपड़े नहीं पहनने होंगे, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक धारा 302 के आरोपियों के सिवाय किसी भी विचाराधीन कैदी को जेल के कपड़े नहीं पहनने होते। लेकिन जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं, उससे उन्हें इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि मुमकिन है एक दिन ऐसा आए कि उन्हें भी जेल के कपड़े पहनने पड़े। एक रात एनसीबी के लॉकअप में, एक रात भायखला जेल की लॉकअप में गुजारने के बाद में गुरुवार की सुबह महज 4 घंटे की नींद लेने के बाद में जब रिया चक्रवर्ती गुरुवार की सुबह उठी तो वो सुबह उनके लिए उम्मीदों भरी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुंबई के सेशन कोर्ट में उन्हें जमानत मिल जाएगी। वो दोबारा हम मुंबई के अपने सांता क्रूज इलाके के प्राइम रोज नाम की उस इमारत में पहुंचेंगी जहां उनका फ्लैट है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर राजेश पानी फिर गया। बिल्कुल, शौविक चक्रवर्ती भी पूरी रात सोए, 6 घंटे की नींद ली। जो सूत्र बताते हैं जेल के अंदर से 6 घंटे की नींद ली, जल्दी उठे, सवेरे जल्दी उठे इस उम्मीद में कि आज घर जाना होगा, बेल पे सुनवाई होगी, बेल पर सुनवाई के बाद फैसला आएगा और उसमें उन्हें बेल मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सवेरे उन्होंने चाय नाश्ता अच्छे से किया, क्योंकि उम्मीद थी उन्हें कि आज घर जाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। दो जेल में सुशांत केस से जुड़े 2 अहम किरदार बंद हैं, रिया और उसका भाई शौविक। रिया और उसके भाई शौविक पर अभी ड्रग्स मामले पर कार्रवाई हुई है। अभी तो कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, और जब ये पर्दा उठेगा तो ना जाने कितने लोगों को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा।
ड्रग्स ने रिया और शौविक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन मुंबई ही नहीं बेंगलुरु में भी ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। अभी कंगना रनौत का एक नया बयान आया है। कंगना ने कहा है कि मेरे पास दफ्तर की मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं इसी टूटे फूटे ऑफिस में काम करूंगी। कंगना ने ट्वीट करके कहा है कि अपना ऑफिस मैंने 15 जनवरी को खोला था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही कोरोना की वजह से काम रुक गया। कई लोगों की तरह उन्होंने भी कोरोना की वजह काफी दिनों तक काम नहीं किया और अब उनके पास अपने टूटे हुए ऑफिस को रेनोवेट करने के लिए पैसे नहीं हैं। कंगना ने यह भी लिखा है कि वो टूटे हुए दफ्तर से के मलबे के बीच ही अपना काम करेंगी और दुनिया को बताएंगी कि कैसे एक महिला अपने दम पर मुश्किल हालात में काम भी कर सकती है और तरक्की भी कर सकती है। आज एलएसी को लेकर दो बहुत खास मीटिंग हुई है। पहले एलएसी पर ही भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर्स मिले और इस दौरान दोनों देशों के बीच मिलिट्री हॉटलाइन को कायम रखने पर बात हुई। वहीं दूसरी मीटिंग विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई। ये मीटिंग मॉस्को में हो रही है, लेकिन इन दोनों मीटिंग से आगे क्या हो रहा है वो समझने के लिए जरूरत है, क्योंकि आज भारत ने चीन को एक बड़ा ट्रेलर दिखाया है और इसकी चर्चा बीजिंग में भी हो रही है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना के सबसे नए और आधुनिक विमान राफेल। तो आइए मेरे साथ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं राफेल के करीब और राफेल को हम और करीब से देखेंगे। तो इस विमान को अब देखिए, यही वो योद्धा है जिसको देखने के लिए इतने दिनों तक हम इंतजार कर रहे थे। राफेल एलएसी पर ऑपरेशन के लिए रेडी है और इस वक्त तिब्बत फ्रंट पर हालात वाकई बहुत सीरियस हैं। चीन ने लद्दाख एलएसी की दूसरी तरफ 50,000 की फौज इकट्ठा की हुई है। चीन ने अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं और खबर है कि इस वक्त 150 से 200 चाइनीज फाइटर जेट फ्रंट लाइन बेस पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इन चाइनीज जेट का इस्तेमाल करने के लिए राफेल लगातार एलएसी के आसपास पहाड़ों पर उड़ान भर रहा है। टेरेन मैपिंग के साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी चाइनीज राडार सर्विलांस को डिकोड कर रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका ये फ्रंट पोर्शन। किसी भी विमान का जो सामने वाला पोर्शन होता है, यानी उसका जो नोज होता है, बहुत अहम होता है और ये वो नोज है जिसके जरिए राफेल अपने दुश्मनों को टोह लेता है, यानी कि अपने दुश्मनों की पहचान करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है वो जगह जिसको हम नोज कहते हैं और नोज के अंदर ही यहाँ पर वो रडार रखा हुआ है, जिस रडार के जरिए ये अपने 200 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन को, टारगेट को वो देख लेता है और साथ ही साथ 40 जो आपके इसमें टारगेट को एक वक्त में कर सकता है। इसे तफसील से बताएंगे। पहले देखिए, चीन के धोखे को डिकोड करना जरूरी है। 4 से 5 डिवीजन फोर्स इकट्ठा करने के बावजूद चीन इस वक्त नो एस्केलेशन की बात कर रहा है। चीन पर क्यों यकीन नहीं किया जा सकता, अब उसकी सबसे लेटेस्ट मिसाल जान लीजिए। 28 अगस्त को दिन में भारत और चीन की मिलिट्री के बीच हॉटलाइन पर बात हुई थी। तब चीन ने कहा था कि दोनों सेनाओं को आक्रामक रुख छोड़ना चाहिए और नाइट पेट्रोलिंग यानी रात में सेना की गश्त भी रोक देनी चाहिए। और फिर 28 अगस्त की रात को ही चीन की एक बटालियन यानी करीब 1000 सैनिकों ने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे की तरफ थाकुंग एलएसी पॉइंट पर घुसपैठ की कोशिश की, यानी भारतीय सेना ने चीन को पीछे धकेल दिया। यानी चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता, चीन धोखा देता है और यही वो इस वक्त एलएसी पर कर रहा है। और इसके लिए उसने अपने लद्दाख की तरफ 3 एयरबेस पर क्या तैयारी की है वो देख लीजिए। दक्षिण पूर्वी लद्दाख के डेमचोक से 80 किलोमीटर तिब्बत की तरफ एनगारी बेस है। यहां चीन ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। लेह से 350 किलोमीटर दूर उत्तर में होतान एयरबेस पर चीन ने 35 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन, इनमें J-11 और J-8 विमान हैं, साथ में कुछ बॉम्बर और आवास विमान भी हैं। वहीं लेह से 550 किलोमीटर उत्तर में चाइनीज एयरफोर्स का काशनर एयरबेस है। यहां पर करीबन 8 से 10 की संख्या में H-6 के बॉम्बर विमान हैं और चीन यहां से UAV का भी इस्तेमाल कर सकता है।
अगर युद्ध हुआ तो एलएसी पर चीनी फौजियों के खिलाफ राफेल सबसे खतरनाक हथियार होगा। स्टॉर्म शैडो मिसाइल, इससे बालाकोट जैसे मिशन से भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है और अगर राफेल इसे सिर्फ भारत की सरहद के अंदर से ही उड़ते हुए लॉन्च करेगा तो वो पूरे पाकिस्तान को कवर करेगी। वहीं चीन और तिब्बत में 500 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मिलिट्री बेस इसकी जद में होगा। यानी राफेल की जद में चीन के काश्नर और खोतान एयरबेस भी होंगे। शिनजियांग में काश्नर अंबाला से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन का ये शहर उसकी रेंज में आता है। वहीं राफेल तिब्बत में गहराई तक जाकर भी मिशन को अंजाम दे सकता है। कॉकपिट आपको नजर आएगा। कॉकपिट वो जगह है जहां से हमारे पायलट्स इस प्लेन को उड़ाते भी हैं, साथ ही साथ तमाम इसके जो एवियोनिक्स हैं उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो ये आप समझिए कि अगर नोज इसके आंखें हैं, नाक है जिसके जरिए वो देखता है और साथ ही साथ सूंघ लेता है अपने दुश्मन को, तो वहीं इसका दिमाग यहाँ पर है, जहाँ पर पायलट बैठता है उसके पास जो कंट्रोल है वो उसका दिमाग होता है, जिसके जरिए वो अपने आसपास सारे माहौल के ऊपर नजर रखता है। चीन के फाइटर जेट के खिलाफ राफेल की क्या इक्वेशन होगी, उससे पहले राफेल का बियॉन्ड विजुअल रेंज पैकेज देखिए। यानी ऐसी दूरी जहां देखना नामुमकिन है और वहां तक टारगेट को खत्म करने के लिए राफेल की गेम चेंजर मिसाइल कौन सी है। ये है लंबी दूरी की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यानी इस दायरे में उड़ रहे चीन या पाकिस्तान के विमान राफेल के करीब आते ही मारे जाएंगे। इसकी पूरी गारंटी है क्योंकि मीटियोर दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। लेकिन मीटियोर अकेली राफेल की एयर टू एयर मिसाइल नहीं होगी। राफेल में मीटियोर के साथ देश में तैयार हो रही अस्त्र मिसाइल भी लगेगी। यानी अब राफेल मेड इन इंडिया मिसाइल से भी हमला कर पाएगा। अस्त्र मिसाइल की रेंज करीब 100 किलोमीटर होगी। मीटियोर के मुकाबले अस्त्र सस्ती होगी। मीटियोर की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए, जबकि अस्त्र मिसाइल इससे 50% सस्ती होगी। वहीं तीसरी मिसाइल है मीका, जो मिराज में भी इस्तेमाल होती है। इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। अब देखिए चीन के कौन से जहाज हैं जिनका मुकाबला राफेल से हो सकता है। ये हैं J-10, J-11, J-8, J-7। ये सभी विमान राफेल के मुकाबले कमजोर माने जाते हैं। इसलिए हमने चीन के सबसे आधुनिक माने जाने वाले J-20 के साथ राफेल को टेस्ट करने का फैसला किया है। और ये चीन का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी है जिसे चीन ने अमेरिका के F-22 और F-35 से मुकाबला करने के लिए बनाया है। J-20 को चीन 5वीं पीढ़ी का फाइटर बोलता है, लेकिन इसमें लगे सिस्टम इसे हद से हद 4थी पीढ़ी का विमान बताते हैं। इसमें 3री पीढ़ी का इंजन लगा है। ऐसा ही इंजन भारत के सुखोई विमान में भी है। चीन के J-20 के पीछे रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट भी है। चीन ने पिछले कुछ सालों में रूस से सुखोई 35 विमान खरीदे हैं और इसके इंजन भी लिए हैं। इन्हीं इंजनों और उनके सिस्टम का इस्तेमाल वो J-20 में भी कर रहा है। यानी चीन का 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर है वो भी चाइनीज टर्म की तरफ फुल प्रूफ नहीं है। तो आपको बताते हैं स्कैल्प जो यहाँ पर मिसाइल है, स्कैल्प जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाला करीब 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का उसका रेंज है और जमीन पर मौजूद या पानी में मौजूद किसी भी वो स्टेशनरी किसी भी टारगेट को वो ध्वस्त कर सकता है, जो यहाँ पर इसके साथ लगाया जाता है। एक और है मीका मिसाइल। मीका मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जिससे डॉग फाइट के दौरान मीका मिसाइल का इस्तेमाल ये विमान करेगा, क्योंकि डॉग फाइट में आपको क्लोज कॉम्बैट होता है। 40 से 70 किलोमीटर के रेंज में वो किसी भी विमान को गिरा सकता है। राफेल का इंजन, इसके वेपन सिस्टम, इसका राडार और सेंसर सब इसे 4थी पीढ़ी से आगे का विमान बनाते हैं। ये 150 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। राफेल के राडार वार्निंग रिसीवर इसे बहुत बड़े दायरे में किसी भी खतरे के लिए आगाह कर देते हैं। अब देखिए J-20 को चीन का बहुत ही सीक्रेट फाइटर है, उसके पास क्या हो सकता है। यानी भारत के राफेल को J-20 से कैसा चैलेंज मिल सकता है। कहा जा रहा है कि राडार चीन अपने J-11 में इस्तेमाल कर रहा है, वही राडार J-20 में भी लगा है। फिर भी अगर J-20 और राफेल आमने सामने हुए तो हवाई युद्ध का पहले ट्रैक और पहले अटैक करने वाला सिद्धांत यहां भी लागू होगा।
धीरे धीरे हम आपको पीछे लेके आते हैं और दिखाते हैं इसके इंजन को, क्योंकि ये इंजन जो है, ये इंजन आप देख रहे हैं सैफरन जो कंपनी है उसने ये इंजन बनाया है। 2 इंजन आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों इंजन आप देखिए बहुत ही बेहद ही पावरफुल ये इंजन है, जिसका इस्तेमाल इस तरह से होता है कि ये विमान चंद सेकंड में जो ध्वनि है उससे भी 2 गुनी स्पीड को पकड़ लेता है। और साथ ही साथ इस इंजन का कमाल ऐसा है कि ये ले जैसे 14,000 फीट तक की ऊंचाई यानी 12,000-11,000 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंचकर भी ठंडे मौसम में -30 जहां टेम्परेचर होता है वहां पर भी कोल्ड स्टार्ट की वजह से जस्ट चुटकी बजाते शुरू हो सकता है, जो दूसरे विमानों में वक्त लगता है। मतलब क्या होता है, इसको बहुत कम वक्त चाहिए, चाहे वो मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका लद्दाख जैसा हो जहां पर ऑपरेशंस करने के लिए। तो आप समझिए कि इस तरह के विमान के भारत में आने से क्या जबरदस्त भारत की ताकत बढ़ जाती है।